अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we will study chapter number 2 of biology of class 9. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your books and chapter number 2, and today our topic is role of biology in economic development. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So my dear students, these are the content, and this is the main topic, the role of biology in economic development. And इसमें जो है हमारे पास बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं जिसमें हम इन मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि किस तरह जो बियोलॉजी है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या माशी जो तरक्की है या इसमें किस तरह का रोल प्ले करती है और आज तक किस तरह उसने चीज़ों को चेंज किया है. Biology is playing a great contribution in humans' life and also in nature. Advancement in biological methods and techniques have improved the quantity and quality of man's social, economical and industrial progress. जब से बियोलॉजी के अंदर हमने नई नई चीज़ें जानने की कोशिश की और हम इसमें कामयाब होते चले गए हैं, तो इसने इंसानी ज़िंदगी के अंदर नहायत ही अहम किरदार अदा किया है. और जैसे जैसे हमने इन मेथड्स के और इनके टेक्निक्स को मॉडिफाई करना या उनको चेंज करना या नए नए मेथड हमने सीखना शुरू करे, तो उससे जो है हमारी सोशल, इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है उसके अंदर ना सिर्फ क्वालिटी तौर पर बल्कि क्वांटिटी वाइज भी नहायत ही एक पॉजिटिव एडवांसमेंट या एक बहुत ही पॉजिटिव इजाफा हुआ है. और हमने आज तक कई चीज़ों में इस तरह की एडवांसमेंट की हैं कि जिससे इंसान जो है एक नए दौर में और एक नई दुनिया में बायोलॉजी उसको कहना में ले गई है. तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड से रिलेटेड चीज़ों को, जिसमें हमारे पास सीरियल क्रॉप्स हैं जो हमारे पास एज अ फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. सीरियल्स आर स्टेपल फूड्स एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बोथ डेवलप एंड डेवलप्ड कंट्रीज़. जहाँ पर सीरियल क्रॉप्स हैं हमारे पास वो नहायत ही ज़रूरी हैं न्यूट्रिशन के एतबार से, ना सिर्फ डेवलप्ड बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी. सीरियल्स सच एज राइस, wheat, maize are the members of the grass family. They are particularly important to humans because of their role as a staple crop, as a staple food crop in many areas of the world. हमारे पास जो सीरियल क्रॉप्स हैं, जो हमारे पास इस तरह की फसलें हैं जिसमें हमारे पास चावल, गंदम, चना और हमारे पास मकई वगैरह शामिल है, तो ये जो हैं बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी दुनिया के हिस्से में बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की जाती हैं. मेज, sorghum एंड बार्ले आर important sources of livestock feed, and barley and rice are used in the brewing industry. जो आपके पास sorghum, बार्ले, जौ, जिसको हम जौ और
मकई वगैरह का नाम देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारी लाइफ स्टॉक के लिए, क्योंकि जो हम जानवर वगैरह पालते हैं तो उसकी जो फीड है वो फीड जो है वो इन्हीं सीरियल हमारी क्रॉप से बनती है। इसके अलावा जो बार्ले और राइस है वो हमारी ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर बनता है, जिससे हमारी मुख्तलिफ बेवरेजेस और जूसेस वगैरह बनते हैं। Modification in cereal plants helps to improve the yield and prevent them from many diseases. अब बियोलॉजी ने इनके अंदर क्या रोल प्ले किया है कि जो इस तरह की हम खेती वगैरह करते हैं और इस तरह की चीज़ें हम काश्त करते हैं जो कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अहम तादाद में मौजूद हैं, तो बियोलॉजी ने और आने वाले वक्तों में हमने इन प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन करी है कि ये एक तो वक्त से पहले हमारे पास तैयार होने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा कई मुख्तलिफ़ बीमारियां जो कि माजी में इन पर आया करती थी और उससे हमारी कई फसलें तबाह हो जाया करती थी, तो अब इनके अंदर ख़ुद इस तरह की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इस तरह की इम्यूनिटी मौजूद है कि जिससे ये अपने आप को उस बीमारी से बचाने की सलाहियत रखती हैं। और ये इन्होंने अपनी यील्ड के अंदर यानी कि अपने ग़िज़ाई इजनास के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है कि अगर हमें एक एकड़ से एक मन, एक मिसाल ले लें, अगर हमें वो मिलती थी गंदम, तो हमने इस तरह के पौधे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करी ऐसे सीरियल क्रॉप्स के अंदर कि अब हमें एक एकड़ से जो है वो 5 या 10 मन हमें गंदम मिलना शुरू हो गई। तो यानी कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गई और जिससे हमें निहायत ही फ़ायदा हुआ। फिर हम बात करते हैं अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री की। पोल्ट्री प्रोवाइड ह्यूमन्स विद कंपेनियनशिप फूड एंड फाइबर इन द फॉर्म्स ऑफ एग, मीट एंड फीथर्स। हमारे पास जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है जिसमें हम मुख्तलिफ़ बर्ड्स, जिसमें हमारी मुर्गियाँ वगैरह और जो दूसरे बर्ड्स हैं हम उसको रेयर करते हैं या पालते हैं और हम उससे जो है अंडे, गोश्त और उनके मुख्तलिफ़ पर जो हैं जो हमारी मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मुख्तलिफ़ डेकोरेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत ही अहम हमारे पास इंडस्ट्री मानी जाती है और कई लोग दुनिया के अंदर इस पेशे से वाबस्ता हैं जो कि इस तरह की पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कमर्शलाइज तौर पर क्या नाम है चला रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एग्स और मीट जो हैं वो दुनिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये हुआ है कि जेनेटिक या मुख्तलिफ़ पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर बियोलॉजी ने कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशंस करी हैं कि जिसके अंदर हमने ये सलाहियत पैदा कर ली कि जो मुर्गी हमारे पास 6 हफ्ते के अंदर तैयार होती थी या उसको बहुत टाइम लगता था, वो हमने उससे आधे वक्त में तैयार करना शुरू कर दी और जिन बर्ड्स को महीनों लगते थे वो उनको हमने 6 महीने पे लिया है और वक्त से पहले हमने उनको उनके अंदर प्रोटीन और ये सब चीज़ें लाना स्टार्ट कर दी। तो ये एक तरह की नहायत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक मॉडिफिकेशन थी और हमने ना सिर्फ ये बल्कि हमने इस तरह की एंटीबायोटिक और इस तरह की दवाइयाँ भी तैयार की जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जिससे हमारे पास इन पोल्ट्री जो हैंस वगैरह या मुर्गियाँ हैं इनके मरने का चांस भी बहुत कम होना शुरू हो गया मुख्तलिफ़ बीमारियों से। तो बियोलॉजी ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अपना प्ले किया है और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने भी। फिर हम बात करते हैं अपनी डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पे हमारे घर में मुख्तलिफ़ डेयरी या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हमारे पास मिल्क, घी, योगर्ट वगैरह शामिल है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रैक्टर्स हैव रिप्लेस द बुल्स एंड कैटल्स टू रीड फॉर मिल्क एंड घी। जब से मशीन का दौर स्टार्ट हुआ है तो इस तरह के जानवर और बुल जो कि पहले खेती बाड़ी में हल चलाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे, तो अब वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और उनकी जगह जो है वो ट्रैक्टर्स और बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली है और अब ये जानवर जो हैं वो रेयरिंग यानी कि पालने के काम आते हैं। मैनी ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव वूल्स, मीट एंड हाइड्स। कई इस तरह के हमारे पास जानवर हैं
जो कि हम उसको जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, जिससे हम रुई या कपड़ा वगैरह या हम उसकी खालों से चमड़े वगैरह हासिल करते हैं। और दूध और मिल्क तो ये हमारी लाइफ की नहायत ही अहम ज़रूरत बन चुका है। मैनी स्पेशल ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय बियोलॉजिकल टेक्निक्स विच प्रोवाइड फॉर मोर क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी मीट एंड मिल्क। इस तरह के हमने जानवर के अंदर कई तरह के चेंजेस, कई तरह के बदलाव करे हैं कि वो एक वक्त में ज़रूरत से ज़्यादा मिल्क, ज़रूरत से ज़्यादा दूध देना शुरू करें। और हमने इस थ्रू बियोलॉजी इस तरह के टेक्निक्स भी हमने इसके अंदर अप्लाई करी है कि जिससे एक जानवर में ज़रूरत से ज़्यादा मीट या गोश्त बनना शुरू हो और उसकी खाल और उसके वूल के अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का इजाफा होना स्टार्ट हो जाए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िश फार्मिंग को, जो कि नहायत ही ज़रूरी है। फ़िश इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर तवज्जो का एक मरकज़ बनती जा रही है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग इसकी फार्मिंग करते हैं। और कई जगहों पे हमारे पास जो है वो मछली एज अ फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जबकि कई मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इसके एग्स वगैरह को भी, जो कि नहायत ही कॉस्टली, काफ़ी महंगे बिकते हैं, उनको भी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम ये बात जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह कि ये भी बेशक अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। और हम इसमें जो हलाल हमारे पास जो फ़िशेज़ होती हैं, हम उसको अपनी फूड या न्यूट्रिशन या अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और उससे ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो बियोलॉजी ने और बायोटेक्नोलॉजी ने इस तरह की एक्वेटिक स्पीशीज़ या इस तरह की मछलियों के अंदर मॉडिफिकेशन की है कि जिससे जो है ये मछलियाँ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से बड़ी होना शुरू हो जाती हैं और इसके नंबर ऑफ़ एग्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और हैचिंग जो है इसमें भी इसका भी टाइम पीरियड बहुत कम कर दिया गया। तो हमने इस तरह की मॉडिफिकेशंस भी इसके अंदर कर दी है और इस पर मज़ीद काम जारी है। इवन हमने इस तरह की चेंजेस भी इसके अंदर की, जो कि मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमने दो मुख्तलिफ़ फ़िशेस के जीन्स को लेकर आपस में एक नई फ़िश बनाई। जैसे अगर हम एक मिसाल लें कि एक फ़िश काफ़ी बड़ी थी लेकिन उसका मीट टेस्टी नहीं था, लेकिन एक फ़िश छोटी थी उसका मीट टेस्टी था। तो हमने दोनों की जीन को मिलाकर हमने तीसरी इस तरह की फ़िश बनाई कि जो थी भी बड़ी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया। तो हमने इस तरह की ट्रांस जेनेटिक मटेरियल को चेंज के भी हमने नई तरह की फ़िशेज़ बनानी शुरू कर दी हैं। इस तरह की हमने फ़िश फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को हम दुनिया में लेकर आ रहे हैं कि हम इस तरह की फ़िशेस को रेयर करें, उनको पालें और उनको अपने फूड और मुख्तलिफ़ सोर्सेज के लिए इस्तेमाल करें। एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गई अब तक और मज़ीद रोज़मर्रा की बुनियादों पर इसके अंदर की जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर हम आपको अगर सिंपली तौर पर इस तरह समझाएं तो हमारे इसके अंदर जो हमारी मुख्तलिफ़ फसलें होती हैं, जिसमें सब्ज़ी हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हमारे एप्पल्स, पीयर, कैबेज, ब्रोकली और पोटैटोज़ वगैरह हैं। इस तरह की कई टेक्निक जो हैं इसके अंदर अप्लाई की जा चुकी हैं। जैसा कि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लैब के अंदर इस तरह के प्लांट्स बना रहे हैं, इस तरह के पौधे बना रहे हैं कि एक वक्त में हम ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक बीज जो है वो एक पौधा ही उगा सकता है। लेकिन हमारे पास अब इस तरह की टेक्निक आ गई है कि हम अब एक पत्ते से भी जो है बहुत सारे पौधे बनाने की सलाहियत सीख गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हम इस तरह के हमने प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन करी है जिसके ज़रिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हासिल कर लिए हैं। और अब जो है वो सीडलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है और कई हद तक कामयाब हो चुका है कि जिसमें हमने मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के अंदर जिससे सीड्स को यानी कि बीजों को बिल्कुल सिरे से एंड कर दिया, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे कि मैं आपको अगर ऑरेंज की बात करूँ तो अब इस तरह के ऑरेंजेस मार्केट में आना स्टार्ट हो गए हैं कि जिनके अंदर बिल्कुल भी सीड नहीं है, जिनको हम सिंपली तौर पे हाइब्रिड सीड का या हाइब्रिड फ्रूट का नाम भी देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे ऑरेंजेस में भी अप्लाई होना शुरू हो गया, हमारे ग्रेप्स पर भी अप्लाई होना शुरू हो गया, जिसपे वाटरमेलन और पपाया में भी। तो सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर की गई है।
प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर खुसूसन वो उन पौधों को कल्चर किया जाता है जो कि एक एक वक्त में या तो एक बार फल देते हैं, जैसे कि हमारे पास बनाना है, या तो उनको जिनको फल बनाने में नहायत ही एक लंबा अरसा लगता है, जैसे कि आम है, हमारे पास ऑरेंज है, या दूसरे पाम ट्रीज़ हैं। तो जब तक ये पेड़ बड़ा नहीं होता उस वक्त तक ये काफ़ी मुश्किल होता है कि ये फल वगैरह प्रोड्यूस करे। तो उसको जल्दी बड़ा करने के लिए हमने कई तरह की टेक्निक्स और कई तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आए हैं। तो इसके अंदर हमने प्लांट की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से मॉडिफाई किया है कि एक बीज जो पहले 2 से ढाई हफ्ते में जर्मिनेट करता था, उसको उसके अंदर कई तरह की मॉडिफिकेशन करके हम उसको 1 हफ्ते तक ले आए हैं कि ताकि वो जल्द से जल्द ग्रो हो और उसका टाइम पीरियड जो है मैच्योरिटी तक पहुंचने का वो कम से कम हो जाए। फॉरेस्ट्री जंगलात हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि जैसे जैसे इंसान अपनी ज़रूरियात की बिना पर जंगलात काटते जा रहा है और उन वुड का और लकड़ियों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता जा रहा है, तो हमारे फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे थे। तो उनको और उससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था कि हमारा जो इन्वायरमेंट था, जो हमारा माहौल था, जो हमारी नेचुरल चीज़ें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही थी। तो जेनेटिक या बायोलॉजी ने इसके अंदर नहायत ही अहम किरदार अदा करा कि उसने कई इस तरह के फॉरेस्ट प्लांट जो हैं जो बिल्कुल सिरे से ख़त्म होते जा रहे थे, उनको मुख्तलिफ एग्रीकल्चर या इस डिफरेंट टेक्निक से दोबारा तेज़ी से क्या नाम है ग्रो करवाया और इस तरह के उनके अंदर चेंजेस लेकर आए कि वो ज़रूर से ज़्यादा तेज़ी से उगना शुरू हों और हर माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने की सलाहियत रखें। तो इस बिना पे जब हमने इस तरह के प्लांट्स के अंदर चेंजेस करना शुरू करे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे जंगलात दोबारा तेज़ी से दुनिया में फैलना स्टार्ट हो गए। और ना सिर्फ ये बल्कि हमारा जो इकोसिस्टम था वो दोबारा उस तरह से बनना शुरू हो गया। तो बियोलॉजी ने इस फॉरेस्ट्री के अंदर भी नहायत ही अहम रोल प्ले किया है कि उसने कई इस तरह के अहम ट्रीज़ जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आते हैं, जिससे हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, जैसे हमारी टेबल वगैरह बनती हैं मुख्तलिफ़ वुड या लकड़ी की चीज़ों से। तो और इन पेड़ को काटने की वजह से जो है हमारा माहौल ख़राब हो रहा था, तो अब हमें लकड़ी की भी ज़रूरत थी और हमें पेड़ भी नहीं काटने थे। तो इसका जो हल है वो हमें बियोलॉजी ने दिया कि उसने उन प्लांट्स के अंदर इस तरह की चेंजेस करनी शुरू कर दी कि वो प्लांट ज़रूर से ज़्यादा तेज़ी से उगना शुरू हो गए और अपने आते वक्त के अंदर वो मुकम्मल तौर पर बड़े होकर तैयार हो जाते हैं और हम अब हम उनको जो है एक हद तक काटते हैं और फिर उनको उगने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर इससे हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन रहता है और हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें भी मिलती रहती हैं। एपीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल एपीकल्चर कहते हैं कि जिसमें हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए शहद की मक्खियों को रेयर करना शुरू करें या शहद की मक्खियों की जो फार्मिंग करें और उससे हम अपने शहद हासिल करना स्टार्ट करें, तो उस तरह की कल्चर को हम एपीकल्चर कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है एपीकल्चर का फ़ायदा ये कि उससे हमें बिल्कुल नेचुरल शहद मिलता है और जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें मोम या बी या जिसे हम बी वैक्स कहते हैं वो भी हासिल होता है, जो कि हमारी कई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पॉलिश इंडस्ट्री और हमारे इवन दवाइयों तक में इस्तेमाल होता है। हनी बीज की रेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम ज़रूरी है, क्योंकि ये वो इंसेक्ट हैं या ये वो बीज हैं या ये वो मक्खियाँ हैं जो कि हमारी पॉलिनेशन में काम आती हैं फ्लावर्स की। और इन पॉलिनेशन के प्रोसेस से जो है वो हमारे फ्रूट बनने स्टार्ट होते हैं। आपको अभी रिसेंट आपके साथ एक पॉइंट शेयर करता हूँ कि रिसेंट अभी इस चीज़ पे स्टडी की जा रही है कि जो हनी बी का वेनम है, जो कि अक्सर जब हमें शहद की मक्खी काटती है तो उसके जहर से वो जगह हमारी काफ़ी स्वेल कर जाती है और हमें काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तो अब इस चीज़ पे रिसर्च की जा रही है कि क्या पता माइट बी पॉसिबल कि इसके जहर के अंदर इस तरह के कोई केमिकल मौजूद हों जो कि HIV वायरस को, जिससे एड्स होता है इंसानों के अंदर, उसको ख़त्म किया जा सके। तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जब शहद के अंदर इतनी शिफा रखी है तो उसके बनाने उस जो वो ऑर्गेनिज़म वो
चीज़ बना रहा है तो उसके अंदर भी ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा रखा होगा। तो इसके ऊपर अभी भी मज़ीद रिसर्च जारी है कि बीस के जो वैनम है उससे क्या पता हमें एड्स का या HIV वायरस का इलाज मिल जाए। पहले हमारे पास जो है वो हम देखते थे तो हमें नेचर के अंदर कुछ इस तरह मक्खी के छत्ते जिसे हम बी हाइव कहते हैं, हमें कुछ इस तरह मिलते थे मुख्तलिफ पेड़ पेड़ पौधों में या क्या नाम है जंगलात में, या इवन हमारे घर के कुछ हिस्सों में भी अक्सर ये अपना हाइव या अपना छत्ता बना लेती थी। लेकिन अब जो है क्योंकि अब इनकी तादाद जो है इस माहौल के हिसाब से बहुत कम हो गई है और इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो अब इंसानों ने उसको नेचुरली तौर पर इस तरह रेयर करना स्टार्ट कर दी कि उन्होंने आर्टिफिशियल तौर पे इनका एक हाइव बनाना शुरू करा और उनको उसके अंदर रखना शुरू कर दिया। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि इनको अब छत्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको एक नेचुरली तौर पे हाइव या एक तरह का घर मिल गया है और अब ये इसी के अंदर जो हैं वो अपना शहद या अपना हनी और अपना बी वैक्स बनाते हैं और हम यहाँ से उसको हासिल कर लेते हैं। सेरीकल्चर बहुत अहम, बहुत ही ये कह लें कि हमारी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर एक अहम रोल प्ले करने में सेरीकल्चर का भी बहुत अहम किरदार है। ये क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रेविंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर दिस पर्पस। सेरीकल्चर ये कि रेशम की प्रोडक्शन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, या हम इसको आम ज़बान में इस तरह कहें कि जो सिल्क फॉर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, हम उसकी फार्मिंग करते हैं और उसके ज़रिए हम जो है बहुत बड़ी तादाद में सिल्क या रेशम को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस फार्मिंग को, इस प्रोसेस को या इस प्रैक्टिस को हम सेरीकल्चर का नाम देते हैं। इसके अंदर बियोलॉजी का नहायत ही अहम रोल है। पहले जो है ये चीज़ें बहुत कम तादाद में इस्तेमाल होती थी और हमारे पास बहुत कम तादाद में रेशम पाया जाता था और जो कि बहुत कई चीन या मुख्तलिफ इलाक़ों से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बियोलॉजी ने इस तरह के वॉर्म्स के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन की हैं कि जिससे ये सिल्क वॉर्म, ये जो रेशम का कीड़ा है, ये ज़रूरत से जल्दी या वक्त से पहले जो है अपने रेशम बनाना स्टार्ट कर देता है और हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है रेशम हासिल हो जाता है। कई ऐसे ममालिक थे तारीख़ या हिस्ट्री के अंदर जो कि एक वक्त था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल थे और तो उन्होंने गुर्बत से निकलने के लिए इस प्रैक्टिस को अपनाया कि उन्होंने अपने गांव के कई हिस्सों में इस तरह के फार्म या इस तरह के प्लांट लगवा दिए और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सिल्क की या रेशम की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वो एनुअली या सालाना तौर पर एक अच्छी इनकम दुनिया से हासिल करने में कामयाब है और वक्त के साथ साथ वो गुर्बत से क्या नाम है निकल गए। तो ये इकोनॉमिकल तौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह की फार्मिंग है और बियोलॉजी ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और हमने थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और थ्रू कई प्रोसेस के ज़रिए हमने इसको इम्प्रूव किया है। ये प्रोसेस कुछ 4 हिस्सों में होता है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट के अंदर रेशम का कीड़ा है जो कि मलबरी लीव्स जो है जो शहतूत के पत्ते खाता है और एक हद तक पत्ते खाने के बाद ये अपने आप को एक रेशम की इस तरह की बॉल के अंदर बंद कर लेता है, जो कि आपके पास सेकंड पिक्चर पे मौजूद है टॉप राइट पे। फिर उसके बाद जो है वो डाउन लेफ्ट के अंदर हम जो हैं इस 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 बॉल को जो है वो हॉट वाटर या गर्म पानी के अंदर डिप करते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का इंसेक्ट होता है वो किल हो जाता है और इस रेशम को हम मशीन के ज़रिए जो है वो जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे पास रेशम का धागा हमें एक रील की या एक लंबी तार की सूरत में हासिल हो जाता है। फिर उसके बाद कई टेक्सटाइल प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें रेशम के कपड़े हासिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेचर ने जो हमें वो इतना एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया सिल्क की सूरत में और हमने इसको कई तरह की मॉडिफिकेशन के ज़रिए और मज़ीद बेहतर बनाया। और अब ये जो आप वाइट कलर की बॉल्स देख रहे हैं, अब हमने कई जेनेटिक के ज़रिए हमने इस तरह के कीड़े या इस तरह के इंसेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं जो कि नेचुरली तौर पर मुख्तलिफ़ कलर के कलर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें येलो, ग्रीन, ब्लू वगैरह शामिल है। पेस्ट, केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट,
पेस्ट किसी भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि एग्रीकल्चर में जो कि आपकी फील्ड को, जो आपके खेत को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो बियोलॉजी ने इस तरह के कई केमिकल्स प्रोड्यूस कर किए और अभी भी मज़ीद इस काम में जारी है कि जिससे आप अपनी फील्ड को बचा सकते हैं। केमिकल कंट्रोल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये किसी भी किस्म के पेस्ट को जो है आपकी फील्ड के अंदर बहुत जल्दी तौर पे किल कर देता है और इससे आपके कई प्लांट्स को नुकसान नहीं होता। तो इस तरह के कई जो हैं वो पेस्टिसाइड हमारी मार्केट में हमारे फार्मर्स के लिए मौजूद हैं। अब हम कुछ पेस्टिसाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई केमिकल इंसेक्ट या कीड़ों को मार रहा हो खेत के अंदर तो हम उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। अगर फील्ड के अंदर, खेत के अंदर कोई केमिकल दूसरे पौधों को मार रहा हो, यानी कि वो इस तरह के जंगली पौधे या इस तरह के जंगली क्या नाम है प्लांट जो कि हमारे असली पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसको हम हर्बिसाइड कहते हैं। अगर हमारी फील्ड में रैट या रोडेंट से चूहे हैं तो अगर उनको किल करने के लिए हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। अगर हमारी फील्ड में बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरिया की है कोई बीमारी, तो हम उस पर बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करते हैं। और अगर कोई फंगल या कोई फंगस की डिजीज़ है तो हम उस पर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो इस तरह के कई केमिकल्स की मॉडिफिकेशन हमने करी, जिससे हमने हर तरह के पेस्ट के लिए हर तरह के डिफरेंट जो हैं वो पेस्टिसाइड बनाने शुरू किए और अभी तक इसके अंदर मॉडिफिकेशन जारी है। आपने कई कई जगह पे देखा होगा जो कि हमारे जो कि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर जो फील्ड या खेत वगैरह होते हैं तो उसके अंदर कई तरह के केमिकल स्प्रेस किए जा रहे होते हैं पेस्ट को मारने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम नेचर का इस्तेमाल करें और अपने दुश्मन को या अपने पेस्ट को किल आउट कर सकें। इसको ज़रा थोड़ा समझिएगा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट सच एज इंसेक्ट, माइट, वीड्स एंड प्लांट डिजीज यूजिंग अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि पहले हम केमिकल कंट्रोल यानी कि हम किसी केमिकल के ज़रिए हम उनको मार रहे थे, लेकिन इस तरह का मेथड भी है हमारे पास जो कि हमें बियोलॉजी ने कई रिसर्च और कई स्टडी के बाद हमको बताया कि इस तरह के इंसेक्ट भी मौजूद हैं हमारे पास जो कि दूसरे इंसेक्ट को मारते हैं। और वो किस इंसेक्ट को मारते हैं? जो कि हमारे फील्ड या हमारे खेत के लिए ख़तरा है। तो एक जानदार को हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे जानदार को ख़त्म करने के लिए, तो वो हमारे पास कंट्रोल बायोलॉजिकल या बियोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो इंसेक्ट मौजूद हैं। एक है लेडी बर्ड बीटल जो कि राइट हैंड साइड पे अच्छी खासी क्या नाम है बड़ी सी रेड रंग की जिस पे ब्लैक स्पॉट है और उसके मुंह के अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसका नाम एफिड है। अभी जो लेफ्ट साइड पे एफिड मौजूद है इंसेक्ट, ये हमारे फील्ड के अंदर हमारे खेतों में होता है और ये हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हमारे खेत के अंदर हम ये लेडी बर्ड बीटल जो कि काफ़ी बड़ी सी और रेड रंग की अगर हम ये अपनी फील्ड के अंदर छोड़ दें तो ये इन कीड़ों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के खा लेती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे केमिकल के पैसे भी बचते हैं और हमारा माहौल जो इन केमिकल से पॉल्यूट भी नहीं होता। अच्छा बच्चों, अभी तक जो मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस करी पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर और सब कुछ चीज़ें की इसके अंदर कि हमने कई तरह की चेंजेस करी और यूँ करो और हम मज़ीद चेंजेस करते जा रहे हैं। तो अभी तक सुनने में बज़ाहिर सिर्फ यही लग रहा है कि इंसान बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, सब कुछ इतना बेहतरीन जा रहा है। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग सीख ली, अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और तो आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हमने अगर दुनिया में अब तक 100 एक्सपेरिमेंट किए हैं तो सिर्फ उसमें से 40 जो हैं हमारे वो अभी तक सही और कामयाब हुए हैं, जबकि जो 60 हैं वो अभी भी हमारे कई तरह के कामयाब नहीं हुए हैं और हमें इसका खासा नुकसान हुआ है। वो क्या नुकसान है और क्या क्या इस तरह की हमारे पास सामने वजूहत आना शुरू हुई कि हमने जो है वो नेचर की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और नेचर ने हमें कई तरह से इसकी सज़ा भी दी कि बेशक अल्लाह ने हर जानदार को जो है वो अपनी एक हद में रखा है। तो जब हमने साइंस के ज़रिए जिसमें हमारा सिर्फ काम ये था कि हम तहकीक करें और अपने आप को
दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना बेहतर बना सकें, तो हमने शायद उस चीज़ को निगलेक्ट किया और हमने बगैर सोचे समझे कई तरह की चेंजेस करने शुरू करे, जिसका हमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मिला। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद ब्रीफली और एग्जाम्पल के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने इन इंसेक्ट का गलत तौर पे इस्तेमाल किया और हमें उसका क्या रिटर्न मिला नेचर की तरफ से। तो हम इसको इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन द एंड माय डियर स्टूडेंट्स, I hope that everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.